गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 7th के भूगोल का अध्याय 7 का ये भाग 2 है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे परिवहन और संचार के बारे में। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी क्लास। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट कि प्लीज़ यदि आप देख रहे हैं तो कम से कम पूरी वीडियो अवश्य देखें। पूरी वीडियो नहीं देखने से आपको कहीं नुकसान है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, तो एक तरीके से समय की बर्बादी होगी। तो समय का मूल्य समझें और पूरी वीडियो देखें। चलिए शुरू करें हम आज की अपनी क्लास। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं, यानी कि लोगों के आने और जाने के लिए जो साधन होता है, जो तरीका होता है, उसी को हम परिवहन कहते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पशुओं का सहारा लेते थे, यानी पशुओं का उपयोग करते थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे पहिए की खोज हुई, जिससे परिवहन यानी कि कहीं आना जाना आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं कुछ जगहों पर। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि घोड़ा गाड़ी है। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये भी आवास में ही आता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यह बर्फ का घर, ये ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है। और इसमें जो ये छोटा सा ये दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं एस्किमो, और इनके ये घर का नाम है इग्लू। तो ये इग्लू कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय प्रदेश में। उन्हें कौन बनाता है? तो एस्किमो। और वे क्या कहलाते हैं? इग्लू। इग्लू इनके घर को कहते हैं। चलिए आगे अब चलते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है गाड़ियों में। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में वहाँ पे एक जानवर है जिसको हम कहते हैं लामा। लामा का उपयोग इसी तरीके से उपयोग किया जाता है, जबकि तिब्बत में याक का उपयोग होता है। आरंभ में यानी कि शुरुआत में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में बहुत ही समय लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मतलब स्थलीय मार्ग यानी कि ज़मीन के रास्ते से आते थे। हवाई यात्रा जब से शुरू हुई है तो उसने क्या कर दिया है? परिवहन को द्रुत बना दिया। द्रुत मतलब बहुत तेज बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में सिर्फ 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की दोनों की बचत करते हैं। परिवहन की अगर बात करें हम, तो परिवहन के मुख्य रूप से 4 साधन होते हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सड़क मार्ग की। सड़क मार्ग जो है ना, कम दूरी के यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जो रास्ते हैं यानी कि मार्ग हैं, वो है सड़क। सड़कें 2 प्रकार की हो सकती हैं, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये जो सड़कें हैं ये कच्ची सड़कों का एग्जाम्पल है, ये पक्की सड़कों का उदाहरण है। तो पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है, यानी कि काफ़ी सारी सड़कें हैं। मरुस्थलियों, वनों, ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन को समझिए कि अगर
आप दुनिया के ऊंचे सड़क मार्गों की एक लिस्ट बनाएंगे तो उसमें मनाली लेह राजमार्ग का भी नाम आएगा। भूमिगत यानी कि ज़मीन के नीचे की सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी कि सबवे कहते हैं, यानी कि सड़क के नीचे से। फ्लाईओवर क्या होता है कि ऊपर, जैसे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे फ्लाईओवर है जो कि इस तरीके से जाते हैं। अब आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक जानकारी देखते हैं कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। भारत में एक्सप्रेस वे का भी निर्माण नया नया ही हुआ है, जिसमें कि स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये जोड़ता है, यानी कि 4 महानगरों को ये सड़क जोड़ती है। उसके बाद ये देखिए, यह है रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता यानी तेजी से और कम खर्चे में लोगों का आवागमन यानी कि आना जाना और भारी सामान को ढोने का कार्य होता है, यानी कि जो भारी चीज़ें होती है जैसे गाड़ियाँ इत्यादि, मोटरसाइकिल है या फिर बहुत सारे सामान हैं, तो वो जो है ना यहाँ से आसानी से हालांकि पहुँचते हैं, तो ट्रक वगैरह से भी हैं, लेकिन ये जो है ना इसमें खर्चा कम आता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। अब आप लोगों से एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि वाष्प इंजन की खोज किसने की थी। तो वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति, यानी कि जब वाष्प इंजन की खोज हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उससे रेल परिवहन के बहुत तेज विकास में मदद मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ, डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों ने तो पूरी तरीके से वाष्प इंजन का स्थान ले लिया और रेल की स्पीड और अधिक बढ़ गई। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तेज हो गई है। मैदानी मार्गों में रेल मार्गों का जाल बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से फैला हुआ है, यानी कि बहुत सारी रेल की पटरियां हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी यानी कि डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, जो हुनर है यानी कौशल है, उससे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना, दुर्गम मतलब जहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पे भी सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल अच्छी तरीके से विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। अब जरा ये देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जाइनिंग से लासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिनका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। अब ये देखिए, एक और फैक्ट है, एक और जानकारी है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 महाद्वीपों में चलती है। 2 महाद्वीप बोले तो एशिया और यूरोप। ये सबसे लंबा रेल मार्ग है क्योंकि ये पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से लेके प्रशांत महासागर के छोर तक है में एक जगह है व्लादिवोस्तोक। तो व्लादिवोस्तोक तक ये जाती है, जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेंट पीटर्सबर्ग जिसको लेनिनग्राद भी कहा जाता है, और ये यहाँ पे ये ख़त्म हुआ है व्लादिवोस्तोक नामक शहर में। तो इस तरीके से ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। उसके बाद है जलमार्ग। जलमार्ग की बात करें तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जलमार्ग का उपयोग बहुत पुराने समय में किया जाता था और यह सबसे सस्ता साधन होता है। अधिक दूरी एवं भारी एवं बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग क्या होता है, सबसे सस्ता साधन होता है। सबसे सस्ता यानी कि सड़क, रेल
और वायु मार्ग तीनों से सस्ता है क्या? जल मार्ग। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्देशीय जल मार्ग और दूसरा होता है समुद्री मार्ग। तो अंतर्देशीय जल मार्ग यानी कि बड़ी बड़ी नदियाँ इत्यादि में नावें चलाई जाती है, तो उसे अंतर्देशीय जल मार्ग कहते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग जनरली व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग किस लिए किया जाता था? मुख्य रूप से तो व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता था। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन कौन कौन से हैं? देखिए, एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो। जो ये कुछ महत्वपूर्ण जल मार्ग है। अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन। ये पत्तन है, ध्यान रखिए पत्तन क्या होती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, पत्तन वह जगह होती है जहाँ पे जहाज को ठहराया जाता है। जैसे ट्रेनें जहाँ पे रुकती है उसको हम स्टेशन कहते हैं, बस जहाँ पे रुकती है उसको बस स्टैंड कहते हैं या बस अड्डा कहते हैं। उसी तरीके से जहाँ पे जहाज रुकती है उसको हम कहते हैं पत्तन। तो इसके एग्जाम्पल हैं सिंगापुर जो कि एशिया में है, मुंबई भी भारत में है यानी कि एशिया में ही है, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स है, दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जेनेरियो है, जहाँ पे 1992 में क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित। अफ्रीका में डरबन है जहाँ पे कि इंटरनेशनल लेवल के मैच, क्रिकेट मैच होते रहते हैं। केप टाउन है, केप टाउन भी बहुत अच्छा शहर है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत कई सारे मामले में, जैसे कि एजुकेशन के मामले में भी है, और यहाँ पे जाना बहुत अच्छा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, और यहाँ क्रिकेट भी होते रहते हैं। यूरोप में लंदन जो कि ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में है। तो देखिए, एक जो है ना, इसको हम लोग और भी पत्तन के नाम हम जानेंगे। मानचित्र 7 यहाँ पे चित्र 7.11 दिया है, लेकिन मानचित्र है वो, तो मानचित्र में जानेंगे आगे, इसी वीडियो में आगे जानेंगे। तो अब इसके बाद है वायु मार्ग। 20वीं सदी यानी कि 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। 20वीं सदी का मतलब क्या हुआ? 20वीं सदी का मतलब हुआ 1901 के बाद। 1901 के बाद के समय में क्या हुआ कि इसकी शुरुआत हुई किसकी? वायु मार्ग की, यानी कि वायुयान की। तो इससे क्या हुआ कि बहुत तेज़ गति से एक जगह से दूसरे जगह हम आ जा सकने में सक्षम हो गए। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक बहुत अधिक महंगा साधन है, क्योंकि इसमें ईंधन बहुत अधिक लगता है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे, तूफान, इससे पर कोई असर नहीं डालते, क्योंकि जो जहाँ पे जिस परत में अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था, पिछली से पिछली वीडियो यानी पिछले चैप्टर्स में, कि जो वायुमंडल की परतें होती है उसमें समताप मंडल है, जहाँ पे कोहरे, तूफान, बारिश, इन सब का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे वायुयान को उड़ाया जाता है। तो यह यातायात का ऐसा साधन है जो सर्वाधिक यानी बहुत सबसे अधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुँच सकता है। दुर्गम मतलब जो कठिन जगह है, जहाँ पे पहुँचना बड़ा ही मुश्किल है, और दुरूह मतलब जहाँ पे जाने के लिए स्थल या जल मार्ग संभव नहीं है। तो ऐसे स्थानों को पे भी ये वायुयान पहुँच जाता है। विशेष रूप से जहाँ सड़क और रेल मार्ग नहीं है, उन जगहों पे
इसके द्वारा हम पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर जहां पे नहीं, अगम्य मतलब जहां पे नहीं जाया जा सकता, ऐसे स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े और दवाई बांटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर का दृश्य है। ये देखिए हेलीकॉप्टर है ये, और इसका उपयोग आप कई बार सुने भी होंगे या न्यूज़ में देखे होंगे, या हो सकता है कि आपने प्रैक्टिकली भी देखा हो। इससे बाढ़ इत्यादि जब आती है तो या भूकंप होता है तो उस समय में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन यानी कि जिसको हवाई अड्डा कहते हैं हम लोग, तो वह है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा आदि। और भी बहुत सारे हैं जो कि अभी हम मानचित्र में देखेंगे। अब अगला है संचार। संचार दूसरों के पास तक पहुंचना, सूचना पहुंचाने की एक क्या है, प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। वह प्रोसेस जिससे हम अपनी बात या अपनी सूचना दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं संचार। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिए हैं। अब देखिए जरा, हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक समाचार पहुंचाता था और इसमें काफ़ी समय लगते थे। फिर क्या हुआ कि लोगों ने कबूतर का उपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद कबूतर का उपयोग करना शुरू किया। कबूतर के पैर में या गर्दन में कुछ लिख के टांग दिया जाता था और वो कबूतर इतना ट्रेंड होता था कि जिधर उसे भेजना होता उधर वो भेज देते थे। उसके कुछ साल मत से यहाँ पे मतलब है लगभग 25 या 50 साल या उससे अधिक समय में क्या हुआ कि इसका प्रयोग हुआ चिट्ठी का, लेटर्स का। तो जिसमें कि हम लोग क्या करते थे, इस बॉक्स में लेटर डालते थे। और अभी भी हालांकि इसकी शुरू ये चलता है, लेकिन अब ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। अभी जाने ये छोटे मोटे सामान भेजने के लिए ही इसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने के लिए ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये डाकिया के द्वारा। फिर उसके बाद जाने सूचना पहुंचाने का एक माध्यम क्या बना, पुस्तकें और समाचार पत्र। फिर धीरे धीरे टेलीविज़न ने इसका स्थान लिया। फिर टेलीविज़न के बाद स्थान लिया आपका इंटरनेट, टेलीफोन के बाद आपका आया क्या, टेलीफोन के बाद आया आपका आया इंटरनेट और मोबाइल, मतलब स्मार्टफोन, जो जिस पे का उपयोग आज हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चला। अब आगे देखते हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। सैटेलाइट होता क्या है, ये उपग्रह होता है। आपने छठी कक्षा में पढ़ा होगा, उपग्रह को ही हम कहते हैं सैटेलाइट। उपग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित, जिसको वैज्ञानिकों ने बनाया होता है विभिन्न प्रकार के संचार के लिए। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमि जल खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान यानी कि पहले से अनुमान लगाना, आपदा से पहले की चेतावनी आदि सैटेलाइट की सहायता से दिए जाते हैं।
अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि जिसको हम कहते हैं ईमेल, शॉर्ट में कहते हैं ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन से बिना तार के टेलीफोनिक संचार यानी कि बातचीत लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन बहुत अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा या होटल तक के टिकट आरक्षित यानी कि रिजर्व करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तेजी से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम बृहद विश्व के रूप में विकसित हो रहे हैं। यह बृहद यानी बहुत बड़े विश्व, एकदम कह सकते हो कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा रिलायंस ने दिया था स्लोगन, और वही चीज़ हुआ। यानी कि मोबाइल इंटरनेट के आने के बाद एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया हमारी मुट्ठी में हो। अब अंतिम पड़ाव में, इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख जलमार्ग पत्तन और वायु पत्तन यानी कि हवाई अड्डे के बारे में। देखिए, जो ये डॉट के रूप में दिखाया गया है प्रमुख समुद्री और हवाई पत्तन है, और रेड लाइन आपका दिखाता है वायु मार्ग को यानी कि हवाई जहाज जहाँ से उड़ती हैं, और ये ब्लू कलर के डॉटेड लाइन आपको दिखाएंगे जल मार्ग के बारे में। तो अब ज़रा यहाँ पे ये देखिए, ये लॉस एंजल्स जो कि यूएसए में है, यहाँ से सेंटियागो जो कि अफ्रीका में है, यहाँ तक ये जन क्या है, वायु मार्ग है। उसके बाद देख सकते हो आप कि ये देखिए न्यूयॉर्क से पनामा होते हुए, पनामा एक नहर है, पनामा होते हुए, पनामा जगह का भी नाम है, तो यहाँ से होते हुए आगे की तरफ जाता है। इसके बाद सान फ्रांसिस्को में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग पत्तन है यानी कि जहाज रुकने की जगह है। रियो डी जेनेरियो में यहाँ पे दोनों है यानी कि बंदरगाह जिसको कहते हैं जलमार्ग का पत्तन है। जल मार्ग के मतलब जहाज़ों के, पानी वाले जहाज़ के रुकने की भी जगह है रियो डी जेनेरियो में, और हवाई अड्डा भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा है। और इसका कनेक्शन कहाँ है, तो लंदन है, और इधर के तरफ यह है जोहान्सबर्ग जो कि अफ्रीका में है, और जोहान्सबर्ग से मॉरिशस, और मॉरिशस से एक तरीके से जैसे रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा जो एक स्टेशन होता है उसको जंक्शन कहते हैं, उसी तरीके से मॉरिशस से जंक्शन की तरह है, जहाँ से मॉरिशस से मोम्बासा भी हम जा सकते, मतलब सेशेल्स हम जा सकते हैं, सॉरी मोम्बासा जाते हैं, मोम्बासा से नैरोबी जा सकते हो, और मॉरिशस से ही आप मुंबई भी आ सकते हो इंडिया में। उसके बाद क्या अगर बात करें हम, तो मॉरिशस से ही आप पर्थ यानी कि ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको मुंबई से पर्थ जाना हो यानी कि इंडिया से पर्थ जाना हो, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुंबई से पहले मॉरिशस आना पड़ेगा और फिर पर्थ जाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हो कि महत्वपूर्ण जो हवाई पत्तन है वो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये तो भारत में है। फिर श्रीलंका में है कोलंबो, फिर सिंगापुर है, जकार्ता है, हांगकांग है, टोक्यो है। टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी। तो यहाँ से कई जगह जहाज जाती हैं। हांगकांग से डायरेक्ट सिडनी तक
भी आप यात्रा कर सकते हो हवाई जहाज़ से। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हो इरकुत्स्क तक रूस में है, ओमस्क है, मॉस्को है, फ्रैंकफर्ट है, बर्लिन है, ये सब सारी जगहें हैं। पेरिस है, लंदन है, जहाँ पे कि हवाई जहाज़ और वायु मार्ग मतलब हवाई जहाज़ और जल मार्ग के दोनों के पत्तन हैं, यानी कि जहाज़ों के रुकने का भी और हवाई जहाज़ के रुकने का भी। न्यूयॉर्क में भी दोनों हैं। तो इस तरीके से इसमें ये प्रमुख हवाई पत्तन और जलमार्ग पत्तन है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बीच में थोड़ी देर के लिए वो टेक्निकल इशू हो गया, तो वाइट दिखना शुरू हो गया था, तो इसके लिए सॉरी। अब पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।